channel AgriAddict. These are free lecture series for IPSF mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune, and I secured All India Rank 26 in ICAR-PG examination. And currently I am pursuing a masters at IRI Karnal Hub IIWR in soil science discipline. In the last video we covered the topic soil physics, and in this video we are going to cover the topic soil erosion and conservation. So let's start the topic. Soil erosion. So first, definition of soil erosion. Soil erosion refers to the detachment and carrying away of soil particles to another place by the agencies of water, wind or gravitational forces. See, soil erosion में क्या होता है? सॉइल पार्टिकल्स का डिटैचमेंट, यानी सॉइल पार्टिकल जहां भी अपने ओरिजिनल प्लेस पे है वहां से वो रिमूव होंगे, वहां से वो डिटैच होंगे और वो कैरी अवे होंगे, या हम बोले ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे अपने ओरिजिनल प्लेस से किसी दूसरी जगह पर. ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स का डिटैचमेंट होना और उनका ट्रांसपोर्ट हो जाना किसी दूसरी जगह पर बाय द डिफरेंट एजेंसीज, लाइक पानी के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के थ्रू हो सकता है. तो इसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. सॉइल पार्टिकल्स का अपनी ओरिजिनल जगह से टूटना, डिटैच होना और उनका दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाना इज सॉइल इरोजन. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन आर नेचुरल या जियोलॉजिकल इरोजन. नेचुरल या जियोलॉजिकल इरोजन कब बोलते हैं हम सॉइल इरोजन को? जब सॉइल लॉस का जो रेट होता है वो सॉइल फॉर्मेशन के रेट को एक्सीड नहीं करता. ठीक है, मतलब सॉइल लॉस जिस रेट से हो रहा है सॉइल फॉर्मेशन उससे भी तेज हो रहा है. मतलब कुल मिला के सॉइल का जो लॉस है वो कम हो रहा है, सॉइल का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल या जियोलॉजिकल इरोजन. इफ द रेट ऑफ सॉइल लॉस डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन ज्यादा रेट से हो और सॉइल का लॉस कम रेट से हो तो उसे बोलेंगे नेचुरल या जियोलॉजिकल इरोजन. एक्सेलरेटेड इरोजन कब बोलते हैं? जब रेट ऑफ सॉइल लॉस एक्सीड कर जाता है रेट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन को, यानी सॉइल फॉर्मेशन धीरे धीरे हो और सॉइल का लॉस जल्दी तेज स्पीड से हो तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन. नाम से भी क्लियर है, एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड से सॉइल का लॉस होगा. ठीक है, इट इज मैन मेड एंड मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, एक्सेलरेटेड इरोजन मतलब तेजी से इरोजन किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, जैसे कि फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन जो है हाई स्पीड से होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन. ठीक है, नाउ इफ वी सी वाटर इरोजन, सो देयर आर टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन. फर्स्ट इज रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन. रेन ड्रॉप या फिर स्प्लैश इरोजन. इट रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन प्रोसेस. ठीक है, सॉइल इरोजन प्रोसेस में जो सबसे पहली स्टेप होती है वो क्या होती है? रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन. ठीक है, इसमें क्या होता है, जब रेन ड्रॉप आपकी सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर आकर गिरती है, ठीक है, किसी फील्ड में सॉइल के ऊपर जब रेन ड्रॉप्स आकर गिरेंगी तो रेन ड्रॉप के गिरने के कारण, जैसे यहां पर रेन ड्रॉप आके गिर रही है फील्ड पे, तो ये जिस भी सरफेस पे जाके गिरेगी, ठीक है, वहां जिस सरफेस को ये टच करेंगी रेन ड्रॉप्स, वहां से ये जो सॉइल पार्टिकल्स है वो थोड़े थोड़े डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पे चले जाते हैं. ठीक है, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे तो नहीं जाएंगे, फिर भी अपने ओरिजिनल प्लेसेस से तो हटके डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पर जाएंगे, तो उसे हम बोलते हैं रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन. स्प्लैश मतलब जैसे छींटे होते हैं ना, छींटे, बारिश के छींटे, वैसे स्प्लैश की तरह इरोजन हो तो उसे स्प्लैश या रेन ड्रॉप इरोजन बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेज है ये सॉइल इरोजन की, और ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स सॉइल एग्रीगेट्स गेट डिस्पर्स्ड एंड डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड. ठीक है, रेन ड्रॉप के बीटिंग एक्शन के कारण क्या होगा, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है अपनी जगह से डिस्प्लेस होंगे, डिटैच होंगे और दूसरी जगह पे डिस्प्लेस हो जाएंगे. थोड़ा पास ही होंगे लेकिन होंगे. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रेन ड्रॉप या स्प्लैश इरोजन. ठीक है, डायग्राम में भी देख सकते हैं अपन, ये जो ऐसे छोटे छोटे से निशान बन गए हैं, किसकी वजह से बने? रेन ड्रॉप यहाँ पे आई तो यहाँ पे से जो सॉइल पार्टिकल्स है थोड़ी थोड़ी दूरी पर चले गए. ठीक है, इसके कारण ये छोटे छोटे ये यहाँ पे निशान टाइप के बन गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज शीट इरोजन. ठीक है, शीट इरोजन में क्या होता है? यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द सॉइल लेयर्स फ्रॉम द स्लोपिंग लैंड्स.
मान लीजिए स्लोप है, मतलब एक माउंटेन है या हिल है, तो इसमें ये जो स्लोप है यहाँ पे पानी के साथ क्या होगा, जो इसकी टॉप लेयर है वो पूरी की पूरी वॉश अवे हो जाएगी विद द हेल्प विद वाटर। ठीक है, पानी के साथ यहाँ की जो पूरी की पूरी लेयर है सॉइल की वो रिमूव हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं शीट इरोजन, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ द सॉइल लेयर्स फ्रॉम द स्लोपिंग लैंड्स। ओके, इसमें क्या होता है, टॉप फर्टाइल लेयर जो होती है वो वॉश अवे हो जाती है। ओके, मोस्टली रिमेन अननोटिस्ड बाय द फार्मर्स, दैट्स व्हाई मोस्ट सीरियस टाइप। ठीक है, ये जो है वाटर इरोजन का मोस्ट सीरियस टाइप क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये अननोटिस्ड रह जाता है। जैसे स्प्लैश इरोजन तो क्या है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम रिल इरोजन पढ़ने वाले हैं, उसमें भी ये देखो इरोजन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना, ये रिल टाइप की बन गई है ना, गली या नाली टाइप की सी बन गई है यहाँ पे, तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन शीट इरोजन में क्या होता है, ये जनरली अननोटिस्ड रह जाता है फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता कि शीट इरोजन हो रहा है, क्योंकि एक यूनिफॉर्म लेयर, पूरी की पूरी लेयर जो है, मान लीजिए यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर की पूरी यूनिफॉर्म लेयर पूरे फील्ड में से चली गई तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। इसलिए ये मोस्टली रिमेन अननोटिस्ड बाय द फार्मर्स, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, मडी कलर ऑफ द रन ऑफ, इसको पहचानने का एक तरीका है, जब मान लीजिए बारिश हुई तो इसमें से जो ऊपर का पानी है ये सब रन ऑफ की तरह निकल जाएगा फील्ड से, और जब ये पानी यहाँ से रिमूव हो रहा है तो इसका कलर जो है वो मटमैला हो जाएगा, मिट्टी जैसा हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपकी ये टॉप लेयर है ये पानी के साथ बहती जा रही है। ठीक है, तो इसको पहचानने का एक तरीका है। इसके बाद है रिल इरोजन। रिल इरोजन क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है सॉइल इरोजन बाय वाटर में, मोस्ट कॉमन टाइप का रिल होता है इरोजन, वो होता है रिल इरोजन। रिमूवल ऑफ द सरफेस सॉइल बाय द रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ नैरो फरॉल चैनल्स। ठीक है, जब ये रॉक है मान लो, इस पे जब पानी आ रहा है तो विद द टाइम क्या होता है, वो पानी एक रास्ता बनाता हुआ चला जाता है। ठीक है, जिससे एक चैनल या फरो का, नैरो फरो का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे दिखाई दे रहा है डायग्राम में, है ना। तो ऐसी नैरो फरोज का फॉर्मेशन हो जाता है विद वाटर विद टाइम। ठीक है, और पानी फिर इनमें से ही बहने लगता है, इन फरो के थ्रू ही पानी यहाँ से बहने लगता है। तो ऐसा इरोजन जिसमें क्या होता है, सरफेस सॉइल जो है रनिंग वाटर के साथ रिमूव हो जाती है और साथ में क्या बन जाते हैं, नैरो फरोज बन जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रिल इरोजन। ठीक है, दिस कैन बी लेवल्ड और स्मूथ आउट कंप्लीटली बाय सिंपल टीलेज प्रैक्टिसेस। ठीक है, रिल इरोजन को ठीक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल टीलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल इरोजन पूछे तो रेन ड्रॉप या स्लैश इरोजन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सॉइल लेयर्स कौन से इरोजन में होता है, शीट इरोजन में। टॉप फर्टाइल लेयर वॉश अवे हो जाती है कौन से इरोजन में, शीट इरोजन में। ठीक है, मोस्ट सीरियस टाइप का इरोजन कौन सा है, शीट इरोजन। व्हाई इट इज मोस्ट सीरियस टाइप, बिकॉज इट रिमेन अननोटिस्ड बाय द फार्मर्स। ठीक है, मडी कलर ऑफ रन ऑफ किसमें देखने मिलता है, शीट इरोजन में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन टाइप का सॉइल इरोजन कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ वाटर, रिल इरोजन। ठीक है, और रिल इरोजन कैन बी मतलब रिल इरोजन को ठीक किया जा सकता है, कैन बी लेवल्ड और स्मूथ आउट कंप्लीटली बाय सिंपल टीलेज प्रैक्टिसेस। ओके, जैसे शीट इरोजन में दिख रहा है यहाँ से पूरी की पूरी एक लेयर ही रिमूव हो गई है सॉइल की। ठीक है, यूनिफॉर्म लेयर ऑफ द सॉइल हैज बीन रिमूव्ड विद वाटर, देन इट इज शीट इरोजन। ओके, देन गली इरोजन। गली इरोजन कुछ भी नहीं है, ये एक एडवांस स्टेज होती है रिल इरोजन की। ठीक है, रिल इरोजन में क्या है, छोटी छोटी नैरो चैनल्स बनती हैं, है ना, नैरो फरो चैनल्स बनते हैं रिल इरोजन में। और गली इरोजन में अगर वही नैरो चैनल्स अगर बड़े बड़े हो जाते हैं, ये देखो यहाँ पे रिल इरोजन में कितने छोटे छोटे से थे और यहाँ पे वही कितने बड़े हो गए हैं चैनल्स, तो इट इज द एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन। विच इरोजन, गली इरोजन। गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन। इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द रनिंग वाटर विद द फॉर्मेशन ऑफ चैनल्स। ठीक है, दैट कैन नॉट बी स्मूथ आउट कंप्लीटली बाय नॉर्मल टीलेज ऑपरेशंस। ठीक है,
रिल के जैसा ही है, जब पानी यहाँ से बह के जाएगा तो चैनल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने बड़े चैनल्स बने हैं कि जिनको ठीक नहीं किया जा सकता नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन से। बस इतना ही डिफरेंस है रिल और गली में। ओके, मोर स्पेक्टिकुलर, मोर नोटिसेबल देन एनी अदर इरोजन। ठीक है, ये आसानी से दिखाई दे जाता है, मोर नोटिसेबल होता है देन एनी अदर इरोजन। ठीक है, फिर स्टेजेस ऑफ गली इरोजन। गली इरोजन की कुछ स्टेजेस होती हैं, ये आपको सीक्वेंस में याद रखनी है। सबसे पहली फॉर्मेशन स्टेज, दूसरा डेवलपमेंट स्टेज, थर्ड वन इज हीलिंग स्टेज एंड फोर्थ वन इज स्टेबलाइजिंग स्टेज। FDHS। ठीक है, FDHS से आप याद रख सकते हैं। फॉर्मेशन स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज। ठीक है, तो गली इरोजन की कौन कौन सी 4 स्टेजेस है? फॉर्मेटिव, डेवलपमेंट, हीलिंग एंड स्टेबलाइजिंग स्टेज। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है, फॉर्मेशन स्टेज होती है, इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन स्टेज में होता है आपका सबसे पहले एक स्कार या फिर एक निशान टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, स्कार या फिर हम बोले एक निशान टाइप का दिखाई देगा पहले जमीन के ऊपर फॉर्मेटिव स्टेज में। इसके बाद आती है डेवलपमेंट स्टेज। इसमें क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ डेप्थ एंड विड्थ ऑफ गली। ठीक है, जो गली होगी उसकी डेप्थ और विड्थ में एनलार्जमेंट होगा, मतलब गहरी होती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी गली डेवलपमेंट स्टेज में। इसके बाद हीलिंग स्टेज। हीलिंग स्टेज में क्या होता है? वेजिटेशन ग्रो होना शुरू हो जाती है, वेजिटेशन ग्रोथ। वेजिटेशन ग्रोथ इन गली। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी स्टेबलाइजिंग स्टेज, स्टेबलाइजेशन स्टेज। इसमें क्या होता है? जो गली की वॉल्स होती हैं, गली की वॉल्स पे जो है आपकी वेजिटेशन ग्रो करने लग जाती है गली की वॉल्स पे, और गली की वॉल्स में इनफ स्लोप डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 स्टेजेस ऑफ गली डेवलपमेंट: फॉर्मेटिव स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज, हीलिंग स्टेज एंड स्टेबलाइजेशन स्टेज। फॉर्मेटिव स्टेज में स्कार एक दिखाई देता है निशान टाइप का। डेवलपमेंट स्टेज में गली की जो डेप्थ होती है, विड्थ होती है, वो बढ़ने लगती है। हीलिंग स्टेज में वेजिटेशन ग्रो करने लगता है गली में। स्टेबलाइजेशन स्टेज में क्या होता है? गली वॉल्स जो होती हैं उनमें स्लोप डेवलप हो जाता है और उनमें वेजिटेशन डेवलप होने लगती है। ठीक है, इसके अलावा जो गली होती है उसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग टू गली डेप्थ, पहली होती है आपकी वेरी स्मॉल गली। ठीक है, अप टू 3 मीटर डेप्थ। अगर 3 मीटर डेप्थ है गली की तो उसे बोलेंगे वेरी स्मॉल गली। फिर आती है आपकी स्मॉल गली। स्मॉल गली कब बोलेंगे? इसमें भी क्या होता है? 3 मीटर डेप्थ ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी मीडियम गली। मीडियम गली में क्या होता है? 3 to 9 मीटर डेप्थ। ठीक है, फिर आती है आपकी डीप एंड नैरो गली। डीप एंड नैरो गली में क्या होता है? आपका डेप्थ जो होता है ग्रेटर देन 9 मीटर डेप्थ। ओके, तो गली की डेप्थ के अकॉर्डिंग वेरी स्मॉल गली अप टू 3 मीटर डेप्थ, स्मॉल गली अप टू 3 मीटर डेप्थ, मीडियम गली 3 to 9 मीटर डेप्थ एंड डीप एंड नैरो गली ग्रेटर देन 9 मीटर डेप्थ। ओके, देन इसके बाद है आपका एक रेवाइन इरोजन। इट इज द एडवांस स्टेजेस अकर्स एट द माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ द रिवर मतलब
रिवर के कोने जो होते हैं, बैंक्स जो होते हैं, है ना, किनारे, वहां पर होगा रेवाइन इरोजन। देन नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन विच इज USLE, ठीक है, यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। इट वाज गिवन बाय वीशमर एंड स्मिथ इन 1978। वीशमर एंड स्मिथ ने दी थी यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन इन 1978, ठीक है। एक्चुअल में जो ये यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट वाज डिजाइन्ड टू प्रेडिक्ट सॉइल लॉस फ्रॉम agricultural lands under various agroclimatic and topographical situations, ठीक है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन वाज डिजाइन टू प्रेडिक्ट सॉइल लॉस, कि कितना सॉइल लॉस हो रहा है आपकी एग्रीकल्चरल लैंड से अंडर वेरियस एग्रोक्लाइमेटिक एंड टॉपोग्राफिकल सिचुएशंस, ठीक है। डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक और डिफरेंट टॉपोग्राफिकल सिचुएशंस में कितना सॉइल लॉस हो रहा है एग्रीकल्चरल लैंड से, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाई गई थी? यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, एंड इट वाज गिवन बाय वीशमर एंड स्मिथ इन 1978। ओके, what was the equation? A equals to RKLSCP, आपको याद भी ऐसे ही रखना है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, RKLSCP, ठीक है। 2-4 बार आप बोलेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, RKLSCP, 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 ठीक है। इसमें जो A होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? A represent the computed soil loss per unit area, ठीक है। कितना सॉइल लॉस हो रहा है पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट होती है टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, ठीक है। रेनफॉल R जो है वो क्या है? रेनफॉल फैक्टर है, ओके। K जो है आपका सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर है, K को क्या बोलते हैं? सॉइल इरोडेबिलिटी फैक्टर। K को हम कैसे डिफाइन करते हैं? K is defined as soil erodibility factor, and it depends on soil erodibility factor depends on soil structure, soil texture, soil permeability, ठीक है, infiltration, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, SOM सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और सॉइल की मिनरलॉजी कैसी है, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका के सॉइल एरोडेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? के को डिफाइन करते हैं हम लोग इरोजन रेट पर यूनिट ऑफ इरोजन इंडेक्स, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है के को, सॉइल एरोडेबिलिटी फैक्टर को, ठीक है। इसके बाद है एस ए स्लोप ग्रेडियंट फैक्टर, ठीक है। एस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्लोप ग्रेडियंट फैक्टर को, इट इज द soil gradient factor is represented as ratio of soil loss from field gradient to that from 9 डिग्री स्लोप, ठीक है। आपके जो भी फील्ड है वहां से कितना सॉइल लॉस हो रहा है टू द रेशो, मतलब रेशो सॉइल लॉस कितना हो रहा है 9 डिग्री या 9% स्लोप से, ठीक है। उसको, उस रेशो को हम बोलते हैं स्लोप ग्रेडियंट फैक्टर, ठीक है। देन
क्रॉपिंग मैनेजमेंट फैक्टर। ठीक है, क्रॉपिंग मैनेजमेंट फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ soil loss from a field, with a specific cropping pattern, and management to that from fallow conditions from which K factor evaluated. ठीक है, क्रॉपिंग मैनेजमेंट फैक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ सॉइल लॉस फ्रॉम अ फील्ड, ऐसी फील्ड से सॉइल लॉस कितना हो रहा है जिसमें हमने स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न लगाया हुआ है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, टू द सॉइल इरोजन फ्रॉम द फैलो कंडीशंस, मतलब हमारे फील्ड में से कितना हुआ है और ऐसे फील्ड में से जिसमें स्पेसिफिक क्रॉपिंग पैटर्न है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट है, उसमें से कितना सॉइल का लॉस हुआ है, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं क्रॉपिंग मैनेजमेंट फैक्टर। ठीक है, देन P इज इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस फैक्टर। P को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ सॉइल लॉस with contouring, strip cropping, या terracing, to that with straight row farming। ठीक है, सॉइल इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस फैक्टर किसे बोलते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ सॉइल लॉस विद कॉन्टोरिंग, मतलब ऐसा फील्ड जिसमें कॉन्टोरिंग की है, स्ट्रिप क्रॉपिंग की है, टेरेसिंग की है, उसमें से कितना सॉइल लॉस हुआ अपॉन सॉइल लॉस कितना हुआ है स्ट्रेट रो फार्मिंग में से, मतलब जिसमें नॉर्मल तरीके से क्रॉप लगी हुई है, उनके रेशियो को हम बोलते हैं इरोजन कंट्रोल प्रैक्टिस फैक्टर। सो दिस वाज द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ओके, देन विंड इरोजन की अगर हम बात करें तो विंड इरोड्स इन 3 स्टेप्स, विंड इरोड द सॉइल्स इन 3 स्टेप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज सॉल्टेशन। ठीक है, सॉल्टेशन क्या मीन्स आपको पता होगा, जो रैबिट का मूवमेंट होता है ना, वो सॉल्टेटरी मूवमेंट होता है, इस टाइप का मूवमेंट होता है ना रैबिट का, उसे हम बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। तो सॉल्टेशन की अगर हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड इन अ सीरीज ऑफ जंप्स। ठीक है, सॉल्टेशन का मतलब ही होता है जंप। ठीक है, जंप और बाउंसेस, ये कीवर्ड्स हैं आपके लिए, एग्जाम में पहचानने में बड़ा ही आसान है। जंप और बाउंसेस अगर लिख रहा है तो वो सॉल्टेशन है, कि सॉल्टेटरी मूवमेंट है ना, ऐसा जंप वाला मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय विंड इन अ सीरीज ऑफ जंप्स और बाउंसेस, देन इट इज सॉल्टेशन। एंड किस पार्टिकल साइज की रेंज में सॉल्टेशन होता है? 0.1 to 0.5 mm। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, 0.1 to 0.5 mm। ठीक है, और सॉल्टेशन की हेल्प से कितना सॉइल इरोजन हो जाता है? 50 to 75% ऑफ टोटल सॉइल मूवमेंट अकर्स टू सॉल्टेशन टाइप ऑफ विंड इरोजन। ठीक है, 50 to 75% विंड इरोजन किससे होता है? सॉल्टेशन से। देन सस्पेंशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वेरी फाइन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, इन द एयर दैट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, सस्पेंशन का मतलब ही क्या होता है? सस्पेंडेड रहने वाले पार्टिकल्स। सस्पेंडेड कौन से पार्टिकल्स रहते हैं? जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, वेरी फाइन सॉइल पार्टिकल्स, जिनका साइज रेंज कितना होता है? लेस देन 0.1 mm। ठीक है, और ऐसा जो सस्पेंशन टाइप का जो विंड इरोजन होता है वो कितना परसेंट होता है? 40% ऑफ टोटल सॉइल मूवमेंट। ओके, 40% ऑफ टोटल सॉइल मूवमेंट। ठीक है, देन थर्ड इज सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप में क्या होता है? रोलिंग ऑफ कोर्स ग्रेन अराउंड द सरफेस। ठीक है,
जैसे ये स्लोप है तो इसके यहाँ पर क्रीप करेंगे, है ना, सॉइल पार्टिकल्स, कोर्स पार्टिकल्स क्रीप करेंगे अलोंग द स्लोप, तो ये होगा आपका सरफेस क्रीप। ठीक है, साइज रेंज क्या होता है पार्टिकल्स का 0.5 to 1 mm, एंड कितना परसेंट होता है 5 to 25% ऑफ सॉइल इरोजन थ्रू विंड अकर्स थ्रू सरफेस क्रीप। ठीक है, सॉल्टेशन में क्या होता है, जो आपका साइज रेंज रहता है पार्टिकल्स का वो कितना रहता है 0.1 to 0.5 mm। ठीक है, एंड इट अकाउंट्स फॉर 50 to 75% ऑफ टोटल सॉइल मूवमेंट। सस्पेंशन में रहता है आपका पार्टिकल साइज लेस देन 0.1 mm एंड इट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ टोटल सॉइल मूवमेंट। एंड सरफेस क्रीप में क्या रहता है आपका कोर्स ग्रेन का मूवमेंट होता है अलोंग द सरफेस एंड साइज रहता है पार्टिकल्स का 0.5 to 1 mm। ठीक है, और ये कितना परसेंट होता है 5 to 25% ऑफ टोटल सॉइल मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द विंड इरोजन इक्वेशन। विंड इरोजन इक्वेशन वाज गिवन बाय वुडरफ एंड चैपल। ठीक है, विंड इरोजन कैसे शो करते हैं हम लोग, इट इज द फंक्शन ऑफ ICKLV। ठीक है, इसमें WE क्या है, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस बाय विंड इरोजन। विंड इरोजन से होने वाला सॉइल लॉस, एनुअल सॉइल लॉस, जिसकी यूनिट रहती है टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर, सिमिलर टू द यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। ठीक है, टन्स पर हेक्टेयर पर ईयर। ठीक है, इसमें I क्या है, सॉइल इरोडेबिलिटी इंडेक्स, C है क्लाइमेटिक फैक्टर्स, K आर सरफेस रफनेस, ठीक है, L इज लेंथ ऑफ इरोडिंग फील्ड एंड V इज वेजिटेटिव कवर फैक्टर। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, लाइक यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन, विंड इरोजन इक्वेशन भी आपको याद रखनी है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन दी थी आपकी वीशमर एंड स्मिथ ने, एंड विंड इरोजन इक्वेशन आपकी दी है वुडरफ एंड चैपल ने। ठीक है, देन सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल मेजर्स एंड एग्रोनॉमिक मेजर्स। मैकेनिकल मेजर्स हम कब यूज करते हैं, जब आपका स्लोप कितना होता है ग्रेटर देन 2%। ठीक है, मैकेनिकल मेजर्स आर यूज्ड व्हेन स्लोप इज ग्रेटर देन 2%। ठीक है, मैकेनिकल मेजर्स में क्या क्या आता है आपके, ग्रेडेड बंडिंग, जिंक टेरेसिंग, कॉन्टोर बंडिंग, बेंच टेरेसिंग। ठीक है, ग्रेडेड बंडिंग कब यूज करते हैं, जब आपका स्लोप 2 से 10% का होता है, 2 से 10% का स्लोप होता है तो ग्रेडेड बंडिंग का यूज किया जाता है। इट इज रिकमेंडेड फॉर द एरियाज विद एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 800 mm। ठीक है, कहाँ के लिए रिकमेंडेड है, जहां पर एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 800 mm होता है। ठीक है, इट्स पर्पस इज टू रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ द रन ऑफ। ठीक है, रन ऑफ जब जा रहा होता है, मतलब पानी के साथ आपका जो मिट्टी जा रहा होता है, इरोजन हो रहा होता है, उस रन ऑफ की स्पीड को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ग्रेडेड बंडिंग का। ठीक है, जिंक टेरेसिंग का भी यूज करते हैं जब आपका स्लोप कितना होता है 3 to 10%। कॉन्टोर बंडिंग का भी यूज करते हैं जब स्लोप 6% होता है, एंड कॉन्टोर बंडिंग इज यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। ठीक है, बेंच टेरेसिंग का भी यूज करते हैं जब आपका स्लोप 16 to 33% होता है। ज्यादा अच्छा होगा आपको आप इसी सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि इसमें जो स्लोप है वो इसी अकॉर्डिंग है, 2 to 10, 3 to 10, 6%, 16 to 33%। ठीक है, GZ CV। ओके, ग्रेडेड बंडिंग, जिंक टेरेसिंग, कॉन्टोर बंडिंग और बेंच टेरेसिंग। ठीक है, देन एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स आर फॉलोड व्हेन स्लोप इज लेस देन 2%। 2% से कम होता है स्लोप तो हम कौन से मेजर्स अपनाते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, एग्रोनॉमिक मेजर्स। एग्रोनॉमिक मेजर्स में क्या है, मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है, आपको सॉइल सरफेस से आपको इवेपोरेशन लॉस को रोकना है ना, और इम्प्रूव करना है सॉइल वाटर को। मतलब इवेपोरेटिव लॉस को रोककर आपको सॉइल को अपने फील्ड में ही मेंटेन करा के रखना है, वाटर को आपके फील्ड में या सॉइल में ही मेंटेन करा के रखना है, उसको इवेपोरेशन लॉस नहीं होने देना है। तो आप क्या करेंगे, मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग किससे की जाती है, मल्चिंग मतलब होता है कवर करना सॉइल को या फील्ड को, या बोले हम सॉइल को कवर करना। किससे कर सकते हैं सॉइल को कवर, क्रॉप रेजिड्यूज से, लीव्स से, मैन्योर से या पॉलीथीन फिल्म से। ठीक है, इन सब चीजों से हम सॉइल को कवर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा
इवेपोरेटिव लॉस कम होंगे, इवेपोरेटिव लॉस कम होंगे तो वाटर जो है रिटेन रहेगा सॉइल के अंदर, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है आपका, क्रॉपिंग ऑफ लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप्स ऑफ सॉइल रेजिस्टिंग क्रॉप्स, ठीक है, अल्टरनेटिंग विद इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। मान लीजिए आपकी ये जो है मेन क्रॉप लगी हुई है, ये मेन क्रॉप लगानी है आपको, ये मेन क्रॉप लगानी है आपको, और इसमें जो बीच में थोड़े थोड़े स्ट्रिप छोड़ने हैं उसमें आप क्या लगाएंगे, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप लगाएंगे, ठीक है, ये वाली इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप, ठीक है। बीच बीच में थोड़े पैचेस खाली छोड़ देंगे, ठीक है, लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स, और उनमें क्या लगाएंगे, इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स, लाइक जो आपकी पल्सेस क्रॉप्स होती हैं वो इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप्स होती हैं, तो बीच बीच में उनको लगाया जा सकता है स्ट्रिप क्रॉपिंग में, ठीक है। कॉन्टोर कल्टीवेशन, कॉन्टोर कल्टीवेशन में क्या होगा, क्रॉप्स आपको कैसे ग्रो करना है, सो करना है अक्रॉस द स्लोप, ठीक है। देन वेजिटेटिव बैरियर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग, उसमें क्या करना है आपको, ऐसी क्रॉप्स का यूज लेना है या ऐसी वेजिटेशन का यूज लेना है जिससे इरोजन को रोका जा सके। फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस और श्रब्स ग्रोन अलोंग द कॉन्टोर्स टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, ठीक है। इसमें सबसे पहला नाम आपको जो याद रखना है वो है वेटिवर ग्रास, वेरी इंपॉर्टेंट, वेटिवर ग्रास, वेटिवेरिया जीजेनोइडिस, it is most suitable for the purpose of vegetative barrier crop, okay। then watershed management, watershed management क्या होता है, एक natural hydrologic entity होती है that drains runoff water at a common or a particular point via network of channels and streams। इसमें आपको कुछ नहीं करना, watershed management में आपको जो different जगह से पानी को लाके एक जगह इकट्ठा करना है with the help of networks of channels and streams, these are the channels and streams, इनकी हेल्प से आपको पानी को एक कॉमन एरिया में लाके स्टोर करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक नेचुरल हाइड्रोलॉजिक यूनिट होती है, एंटिटी होती है दैट ड्रेन्स रन ऑफ वाटर, जो भी पानी बह के जा रहा है ना, रन ऑफ जिस पानी का हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, नेटवर्क और चैनल्स और स्ट्रीम की हेल्प से कॉमन एरिया में कलेक्ट कर लेंगे, दिस इज वाटरशेड मैनेजमेंट, ओके। वाटरशेड टाइप्स आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन हेक्टेयर, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नीचे से, मिनी, माइक्रो, मिली, सब और मैक्रो, ठीक है, MMM, ठीक है, MMM, मिनी से सबसे पहले स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, मैक्रो तक, ठीक है। मिनी से स्टार्ट होगा और मैक्रो तक जाएगा, मिनी, माइक्रो, मिली, सब और मैक्रो, मिनी, माइक्रो, मिली, सब और मैक्रो। ऐसे आप 2-3 बार इसको बोलेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाता है, ठीक है। मिनी से स्टार्ट होगा, बस इतना याद रखना, MMM स्टार्ट होगा मिनी से, खत्म होगा मैक्रो पर, मिनी, मिली, मिनी, माइक्रो, मिली, सब और मैक्रो, मिनी, माइक्रो, मिली, सब और मैक्रो, ठीक है। साइज भी याद रखना बड़ा ही आसान है, 10 से लेके 100 हेक्टेयर, 100 से लेके 1000 हेक्टेयर, 1000 से लेके 10,000 हेक्टेयर, 10,000 से लेके 50,000 हेक्टेयर और ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर, ठीक है। तो याद करना भी इसको बड़ा ही आसान है, सीधा सीक्वेंस में चल रहा है सब कुछ, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000 टू ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर, ठीक है। यूनिट ये हेक्टेयर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। Then some points to remember. First one is rill erosion. Rill erosion is the intermediate between sheet erosion and gully erosion. हमने पढ़ा था SSRG, ठीक है, स्प्लैश, शीट, रिल और गली। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिल की। तो रिल किस किस के बीच में आ रहा है, शीट और गली के बीच में, तो यही बोला है, रिल इरोजन इज द इंटरमीडिएट बिटवीन शीट एंड गली इरोजन, ठीक है। IWSM का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, IWSM। MODSS, मल्टी ऑब्जेक्टिव्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और MO इज मल्टी ऑब्जेक्टिव, तो मल्टी ऑब्जेक्टिव्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। देन IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट
ठीक है। इसरो, इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त को, देश की आज़ादी वाले दिन, 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर एंड डेट, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में इसरो का। ओके, देन बर्ड सॉइल म्यूजियम, ये कहाँ पे है? ISRIC नीदरलैंड, इंटरनेशनल सॉइल रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटरनेशनल सॉइल रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर नीदरलैंड। उसमें क्या प्रेजेंट है आपका? बर्ड सॉइल म्यूजियम। ठीक है, उसमें क्या रखे हुए हैं? सॉइल के मोनोलिथ्स। मोनोलिथ्स जैसे हम बोले कांच का स्ट्रक्चर है जिसमें सॉइल की, एक तरीके से हम बोले सॉइल की प्रोफाइल को मेंटेन करके रखा है ना। कांच के स्ट्रक्चर में सॉइल की पूरी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखा है, दैट इज मोनोलिथ। ठीक है, बर्ड सॉइल म्यूजियम में प्रेजेंट्स हैं सॉइल के मोनोलिथ। और बर्ड सॉइल म्यूजियम कहाँ पे है? ISRIC नीदरलैंड में, इंटरनेशनल सॉइल रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सेंटर नीदरलैंड। ओके, so this is for today. If you have any doubts regarding this content, you can simply put your doubt in the comment section. I will look into it. So don't worry about it. I will try to reply each and every doubt. You just comment your doubt in the comment section. Okay, and you can also join our courses which are available on our platform www.agriaddict.in. Okay, IBPS AFO batch, then ICR AICE PhD batch, ASRB NET batch, and ICR AIEA PG examination target batch for 2025 and foundation batch for 2026. Okay, so you can join these batches. These are available on our platform www.agriaddict.in. You can also contact us on this number. So thank you very much for watching the video. See you in the next video.